ये कहानी कुछ समय पहले की है। उस समय मैं पढ़ाई के लिए घर से बाहर रहता था। मैं पार्ट टाइम जॉब भी ढूंढ रहा था, क्योंकि मुझे अपने घर वालों से पैसे मांगना पसंद नहीं था। जल्द ही मुझे एक दुकान में अकाउंटेंट की नौकरी मिल गई। चूंकि दुकान मेरे कॉलेज के नज़दीक थी, इसलिए मैं वहाँ नाश्ता करता था। मैं सुबह 10 बजे कॉलेज से छुट्टी पाता था और मेरा कमरा कॉलेज से बहुत दूर था। इसलिए मेरे लिए सिर्फ नाश्ते के लिए अपने कमरे में जाना सुविधाजनक नहीं था। मैं कॉलेज से सीधे दुकान पर आता था। जिस दुकान पर मैं काम करता था, उसका मालिक बहुत अमीर आदमी था, लेकिन वह बहुत बूढ़ा आदमी था। उसका बेटा विदेश में रहता था। सेठ जी की एक बेटी भी थी, उसका नाम पूजा था। उसका अपने पति से तलाक हो चुका था, इसलिए वो अपने पिता के साथ रहती थी। लेकिन चूंकि वो मालकिन थी, इसलिए मुझे मजबूरी में उसे दीदी कहना पड़ा, जबकि वो मुझसे लगभग दुगुनी उम्र की थी। वो सेक्सी आंटी लगती थी। दीदी के बच्चे पढ़ाई के लिए उसके पति के साथ विदेश में रहते थे। वो यहाँ अकेली रहती थी और अक्सर दुकान पर आती थी। वो मुझसे बहुत दोस्ताना तरीके से बात भी करती थी, लेकिन मैं वहाँ नया था, इसलिए कुछ कर पाना संभव नहीं था। फिर भी इतने कम समय में ही मैं उससे काफ़ी दोस्ताना हो गया था। मैं एक मौके की तलाश में था, लेकिन मुझे मौका नहीं मिल रहा था, क्योंकि दीदी के माता पिता वहाँ थे और मैं उनसे अकेले में बात नहीं कर सकता था। उन दिनों मालिक के बेटे विदेश से आए और उन्होंने अपने माता पिता को कुछ दिनों के लिए विदेश ले जाने की योजना बनाई। उसका पूरा परिवार घूमने जा रहा था, लेकिन वह दुकान बंद करके नहीं जाना चाहता था। चूंकि उन दिनों बाजार में बिक्री बहुत होती थी, इसलिए उसने सारी जिम्मेदारी मुझे सौंप दी। मुझे उनके घर आए 4 महीने हो चुके थे और उन्हें मुझ पर भरोसा हो गया था। उन दिनों मेरा कॉलेज भी बंद था, इसलिए मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। जब सारी तैयारियां हो गईं, तो पूजा दीदी की तबीयत थोड़ी खराब हो गई और उसने ट्रिप पर जाने से मना कर दिया। उसके माता पिता ने भी उससे कहा, ठीक है, तुम भी राहुल के साथ यहीं रहो। उसे बाहर खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम भी हो तो हमें दुकान की भी कोई टेंशन नहीं रहेगी। दीदी ने भी हाँ कह दिया और वे ट्रिप पर चले गए। उस दिन के बाद से मैं दुकान का सारा काम देखने में व्यस्त हो गया। अब मैं अपने व्यस्त शेड्यूल के कारण कुछ और नहीं कर पा रहा था। 4 दिन बाद जब मैंने दुकान बंद की और अंधेरी रात में घर की ओर चला, मेरे मन में बस एक ही चीज घूम रही थी। पूजा दीदी, वही दीदी जिसके होठों का गुलाबी रंग मेरे सपनों में छटकता था, जिसकी मादक खुशबू मेरे दिमाग से निकलने का नाम ही नहीं लेती थी। मैं उसकी कल्पना कर रहा था। उसके नर्म होंठ, उसकी गर्म सांसें, उसका वो लचीला बदन जो हर बार मेरे सामने झुकता तो मेरा दिल धक धक करने लगता। पहले भी मैं उसके बारे में सोचकर खुद को छूता था, लेकिन आज कुछ अलग था। आज मेरे अंदर एक जंगली हिम्मत भर गई थी। मैंने अपनी आंखें बंद की और कल्पना की कि वह मेरे सामने है और इस बार चाहे जो हो जाए, मुझे दीदी का स्वाद चखना ही है। उसकी मीठी चीखें, उसकी बेबस कर देने वाली मुस्कान, उसकी देह की गर्मी, सब कुछ मेरे जहन में एक उत्तेजक तूफान बनकर घूम रहा था। अगले दिन जब मैं सुबह उठा, तो हल्की बारिश हो रही थी और आसमान में काले बादल छाए हुए थे। मैं दुकान पर गया और सब कुछ साफ करने के बाद अपना काम करने लगा। फिर मुझे लगा कि पूजा दीदी बीमार है और अभी तक नहीं आई है। हो सकता है उसे कोई गंभीर समस्या हो, यानी उसे तेज बुखार हो, तो उसे अस्पताल ले जाना पड़ सकता है। तो मैंने उसे फ़ोन किया, लेकिन घंटी बजती रही। थोड़ी देर बाद उसने फ़ोन उठाया। मैं, हेलो दीदी, आप ठीक हैं? आप अभी तक नहीं आई, तो मुझे लगा कि आपकी तबीयत और ख़राब हो गई होगी। पूजा दीदी, नहीं नहीं राहुल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं अभी दुकान के लिए निकल रही हूँ। बाहर बारिश हो रही थी, तो मुझे पता ही नहीं चला कि सुबह हो गई है, तो मैं थोड़ा और सो गई। मैं अभी आ रही हूँ। इतना कहकर उसने फ़ोन रख दिया। 10 मिनट बाद जब वो आई, तो उसके शरीर से बारिश की हल्की सी खुशबू आ रही थी। उसका सलवार सूट पानी की बूंदों से थोड़ा गीला हो चुका था। उसके खुले बाल, जो अभी भी थोड़े नम थे, हर बार जब वो सांस लेती, उसके नम सूट का कपड़ा उसकी त्वचा से चिपकता और फिर थोड़ा ढीला होता, जिससे उसके कठोर उभार और भी आकर्षक लग रहे थे। मैं उसे देखते ही सख्त हो गया, जैसे वो उसकी नज़रों के सामने खुद को प्रकट करना चाहता हो।
मैं अपनी कुर्सी पर पीछे हट गया। उसने मुझे नहीं देखा, लेकिन मैं उसे देख रहा था। हर एक नाजुक हरकत, हर बूंद जो उसकी गर्दन से नीचे सरक रही थी, हर लचकता हुआ अंग जो उसके कपड़ों के नीचे छिपा हुआ था। मेरी सांसें तेज हो गईं और मैंने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी ये गीली मोहक छवि मेरे दिमाग से निकलने वाली नहीं थी। वो बोली, मैं गीली हूँ और ठंड भी बहुत है। मैं दूध लेकर आई हूँ। चलो पहले चाय पीते हैं। ठीक है, दूध वाली चाय से मुझे थोड़ी गर्मी मिलेगी। जब उसने यह सुना तो उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, लगता है तुम्हें बहुत ठंड लग रही थी। अब मैं आ गई हूँ, मैं तुम्हें गर्म कर दूंगी। ये कहते हुए रसोई की ओर चल दी। सेठ जी की दुकान के अंदर एक छोटी सी रसोई है। वहाँ एक कमरा और बाथरूम आदि की सुविधा है। दीदी की ऐसी बात सुनकर मेरी जीन्स फाड़कर बाहर आने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर बाद दीदी चाय लेकर आई और मेरे सामने झुकी और चाय का कप टेबल पर रख दिया। ऐसा करते समय मुझे उसके उभारी के बीच की घाटी का अद्भुत नज़ारा देखने को मिला। मैं उसके दूधिया उभारों को देखकर सिहर उठा। उसकी वासना भरी आंखें मेरी आंखों का पीछा कर रही थीं। जब मैंने अचानक उसे देखा तो मैंने जल्दी से अपनी आंखें हटा लीं। उसने भी कुछ नहीं कहा और न ही उसने अपने आप को छिपाने की कोशिश की। फिर हम दोनों बातें करते हुए चाय पीने लगे। उसने पूछा, चाय कैसी है? मैंने कहा, बहुत बढ़िया है। लगता है जो दूध तुम लाए थे वो बहुत गाढ़ा था। इस पर वो हंस पड़ी और बोली, हाँ, ये सच है। वो फिर अंदर चली गई। उस समय हल्की बारिश हो रही थी, इसलिए दुकान पर कोई नहीं आ रहा था। फिर भी मुझे कुछ काम था तो मैं उसे निपटाने लगा। कुछ देर बाद दीदी नाश्ता लेकर आई। हम दोनों वहीं बैठकर खाने लगे और इधर उधर की बातें करने लगे। तभी अचानक बहुत तेज बारिश होने लगी। तेज हवा के कारण बारिश का पानी दुकान के अंदर आ रहा था, इसलिए मैंने दुकान का शटर बंद कर दिया। तभी मैंने पीछे से पूजा दीदी को चिल्लाते हुए सुना, तो मैं अंदर भागा। मैंने देखा कि अंदर बहुत पानी भरा हुआ था और पूजा दीदी फिसलकर उसमें गिर गईं और पूरी तरह से पानी में भीग गई। मैं उन्हें उठाने के लिए भागा तो मैं भी फिसलकर उनके ऊपर गिर गया। हम दोनों पूरी तरह से भीग चुके थे। उनकी कुर्ती उनकी त्वचा से चिपक गई थी, जिससे हर नक्शा साफ दिख रहा था। उनके होंठों की हल्की कंपकंपी और आंखों में डूबी बेबसी ने मुझे और भी उत्तेजित कर दिया। जब मैं उनके ऊपर था, उनकी गर्म सांसें मेरे चेहरे से टकरा रही थीं। वो मुझे धकेलने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन उनकी हर हरकत से उनके शरीर के गीले कपड़े और भी चिपकते जा रहे थे, जिससे उनकी कमर का मोड़, पेट की नर्म रेखाएं और साफ झलक रहा था। थोड़ी देर बाद जब हम उठे तो उनकी नजरें मेरी तरफ आईं, शर्म से भरी, लेकिन कहीं गहरे में एक अजीब सी उत्सुकता भी। लेकिन उनके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, जैसे वो भी इस गर्माहट को महसूस कर रही हो जो हमारे बीच बढ़ती जा रही थी। वहां एक तौलिया पड़ा था। मैंने वो तौलिया पूजा दीदी को देते हुए कहा, तुम पूरी तरह भीग चुकी हो और तुम्हारे कपड़े भी पूरी तरह भीग चुके हैं। अगर तुम ये कपड़े ज़्यादा दिन तक पहने रहोगी तो तुम फिर से बीमार पड़ सकती हो। वो बोली, लेकिन मेरे पास और कोई कपड़े नहीं हैं। मैंने कहा, अरे, ये कपड़े उतार कर सुखा लो। अभी बारिश हो रही है इसलिए दुकान बंद है, कोई नहीं आएगा। तब तक तुम ये तौलिया पहन सकती हो। वो भी मान गई और बोली, कोई बात नहीं, लेकिन तुम भी पूरी तरह भीग चुकी हो। तुम भी अपने कपड़े उतार कर सुखा लो। बल्कि पहले तुम इस तौलिए से खुद को पोंछ लो, तो जल्दी करो। ये कहते हुए दीदी ने मुझे तौलिया थमा दिया। जब मैंने अपनी शर्ट उतारी और चुपके से पूजा दीदी की तरफ देखा, वो मुझे बहुत ही वासना भरी निगाहों से देख रही थी। पूजा दीदी मेरा सूजा हुआ औजार देखकर हैरान हो गई और मेरी तरफ देखती रही। मैंने उसे तौलिया दिया और कहा, अब तुम्हारी बारी है। ये सुनते ही वो इतनी चौंक गई मानो अचानक किसी सपने से जाग गई हो। उसने मेरे हाथ से तौलिया लिया और हंसते हुए बाथरूम के अंदर चली गई। तभी उसे कुछ हुआ। दीदी ने दरवाज़ा खोला और मुझे अंदर खींच लिया। मैं उसकी इस हरकत से एकदम दंग रह गया और उसके बाद वही हुआ जो मैं उसके बारे में सोचता था। दीदी ने मुझे अपने शरीर से कसकर जकड़ लिया और हम दोनों सांपों की तरह
एक दूसरे को चूमने का आनंद लेने लगे। हमें पता ही नहीं चला कि कब हम दोनों बाथरूम से बाहर आ गए और बिस्तर पर लेटकर यौवन का मजा लेने लगे। दीदी भी बहुत दिनों से प्यासी थी। कुछ देर बाद हम दोनों को चरम सुख मिला और तूफान के गुजर जाने के बाद की शांति ने हमारे चेहरों पर मुस्कान ला दी। एक शाम दुकान बंद करने के बाद मैं अकाउंट्स का हिसाब कर रहा था। चाय लेकर आई। उसने मेरे सामने चाय का कप रखा और धीरे से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि हमने जो किया वो गलत था? मैंने उसकी आंखों में देखा। क्या तुम्हें लगता है कि ये गलत था? वह मुस्कुराई और बोली, मैंने तो कभी इतना अच्छा महसूस नहीं किया। मैंने उसकी कलाई पकड़ी। तो फिर गलत क्या है? हम दोनों चाहते हैं ये। उसने मेरे कान के पास होंठ लाकर फुसफुसाया, तो क्या तुम मुझे फिर से छूना चाहोगे? मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने उसकी तरफ देखा। हर वक्त, हर पल। वह हंसी। तो फिर आज रात मेरे कमरे में आना, दुकान के पीछे वाला कमरा। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। फिर रात को जब सब सो गए, मैं धीरे से उसके कमरे का दरवाज़ा खोला। अंदर अंधेरा था, लेकिन चांदनी की रोशनी में अनन्या बिस्तर पर लेटी हुई थी। मैं उसके पास बैठा। उसने मेरी छाती पर हाथ फेरा। तुम्हारा दिल तेजी से धड़क रहा है। उसकी उंगलियां मेरी छाती पर नाच रही थीं, जैसे वर्षा के बाद की पहली धूप पत्तों पर लिखती है अपनी कहानी। हमारी सांसों की गर्माहट ने बीच की हवा को भी पिघला दिया था। दो ज्वालामुखियों के बीच का वह क्षण जब लावा और धुआं एक ही भाषा बोलने लगते हैं। उसके मेरी हथेलियों में पिघल रहे थे, जैसे मधुमास की पहली आम्रपाली, रस से लबालब। ऐसा लगा जैसे समुद्र की लहरें शंख के भीतर अपना रहस्य फुसफुसा रही हों। जब मैंने उसकी नाभि की घाटी में डूबना शुरू किया, तो वहां मिला एक प्राचीन नक्शा, ऐसा मार्गदर्शक जो केवल प्रेमियों को ही दिखाई देता है। उसकी जांघें धीरे धीरे खुलीं, जैसे कमल की पंखुड़ियां सूर्योदय का इंतजार कर रही हों। और मैंने देखा वह गुलाबी गुफा जहां से बहता था अमृत का सोता। हमारे शरीरों का मिलन हुआ तो लगा जैसे दो नदियों का संगम हो रहा हो, जहां पानी का कोई रंग नहीं, कोई स्वाद नहीं, केवल शुद्ध प्रवाह है। उसकी आंखों में मैंने देखा वह भयानक सौंदर्य जो केवल उन्हीं को दिखाई देता है जो प्रलय के कगार पर खड़े हों। जब हम चरम पर पहुंचे तो समय ने अपनी गति खो दी। ऐसा लगा जैसे ब्रह्मांड का पूरा नक्षत्र मंडल हमारी देहों के बीच समा गया हो। उसके शरीर से निकला वह मधुर स्वर मेरे कानों में गूंजा तो लगा जैसे कोई प्राचीन वीणा अंतिम सुर बजा रही हो। और फिर शांति, जैसे चक्रवात के बाद का वह पल जब प्रकृति सांस लेती है। हमारे शरीर अब भी जुड़े हुए थे, पर आत्माएं कहीं और विचर रही थीं, शायद उसी उद्यान में जहां प्रेम के सभी फूल खिलते हैं।